हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो यार मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर जेई मेन जेई एडवांस के साथ साथ अब यहाँ पे और भी कई सारे पेपर्स यहाँ पर टारगेट कर रहे होंगे एंड आईआईटी डेफिनेटली कैन बी वन ऑफ दोस पेपर्स, यस और नो। आई होप सभी बच्चों ने यहाँ पर आईआईटी का फॉर्म फिल किया होगा। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिकली आपके यहाँ पे जो आइसर कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन के लिए आपका एग्जाम अलग से लिया जाता है। एंड आज हम यहाँ पे फोकस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ पर ऑलरेडी 2025 में पूछे गए हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यार आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी जेई की तैयारी सफिशिएंट है नहीं है, राइट। ऑलवेज गो एंड एटलीस्ट लुक आउट फॉर द PYQs जो भी आप यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि उससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि हमें और क्या क्या यहाँ पर करना होगा, क्या डिफरेंट है यहाँ पर जेई के कंपैरिजन में, जेई मेन जेई एडवांस के कंपैरिजन में जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। चाहे वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ही क्यों ना हो या फिर वो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ही डिफरेंस क्यों ना हो, यू विल गेट अ वेरी गुड फील ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग टारगेटेड इन दीज काइंड ऑफ पेपर्स। एंड इसके साथ साथ बच्चों और भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, आपका अगर यहाँ पे इंप्रूवमेंट का यहाँ पे एक प्रॉपर अगर आप फ्रेमवर्क रेडी करना चाहते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, देन क्विजर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आईआईटी एंड एनईएसटी के लिए आपके जो 2026 की पेपर होने वाला है उनके लिए यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है उसको यहाँ पर जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो हमारे यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न है, जिस तरह से यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके लिए 30+ टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है ना। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन द प्रिपरेशन पॉसिबिलिटी जो आपके इन एग्जाम्स के लिए बनती है, राइट। एंड आपका सिलेबस का कवरेज है मेरे ख्याल से वो तो ठीक ठाक रहेगा ही रहेगा, लेकिन टेस्ट के साथ में आप यहाँ पे फर्दर रियलाइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर पेपर के लिए हम रेडी हैं या नहीं, राइट। चलिए एक बार हम यहाँ पे क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करते हैं सो दैट यू गेट ए गुड फील कि आप अपने प्रिपरेशन लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आई फील कि अगर आपने यहाँ पे जेई मेन जेई एडवांस लेवल पे अगर तैयारी करने की कोशिश करी है, कोशिश भी अगर करिए आपने, देन यू आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन। मैथमेटिक्स का यहाँ पर सेक्शन में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट अस गेट स्टार्टेड वन बाय वन। हमारे यहाँ पे 15 सवाल आते हैं मैथमेटिक्स कैटेगरी में। एंड पहला सवाल अगर आप यहाँ पे देखते हैं, देन इट इज कमिंग फ्रॉम द चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाउ मेनी 3-digit नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर देयर इन विच नो डिजिट्स आर रिपीटेड, ठीक है ना। एकदम स्टैंडर्ड सवाल है। अगर आप यहाँ पे बेसिक अगर 12th तक की यहाँ पे पढ़ाई भी अगर आपने अच्छी तरीके से करी है, जो कई सारे बच्चे यहाँ पर होंगे जिन्होंने यहाँ पे जेई टारगेट तो नहीं रखा है, हो सकता है नीट टारगेट वाले बच्चे यहाँ पर आईआईटी को टारगेट कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर जो मैथ्स का सेक्शन है उसके अंदर सेम ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो दीज आर द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपने यहाँ पे पीसीएम भी लिया है और आपने बेसिक लेवल पे अगर मैथ्स की तैयारी करी है, यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन माय ओपिनियन। थोड़ा सा रिवीजन यस अपने साइड से थोड़ा बहुत करते रहें। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आंसर करेंगे इसको, आपके इसमें यहाँ पे क्योंकि 3-digit नंबर की बात चल रही है तो हम यहाँ पे 3 स्पेसेस बना लेते हैं। एंड मुझे डिविजिबिलिटी बाय 5 चाहिए, तो मैं जानता हूं कि एंड में या तो 0 आना चाहिए या फिर एंड में 5 आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता, राइट। अगर 5 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो सो 2 अलग अलग केसेस हमने यहाँ पर सोच लिए। और कोई भी डिजिट क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर सोचता हूं तो मेरे पास में देखो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, जिसमें से 0 वाला डिजिट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, तो 9 डिजिट्स यहाँ पर अभी अवेलेबल है मेरे पास में टू फिल। एंड देन यहाँ पे जो भी फिल कर दिया है फर्दर यहाँ पे फिल नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास में 8 पॉसिबिलिटीज ही बचती हैं। बाकी ये जो अभी मैं स्क्वायर के अंदर डाल रहा हूं, इसको तो हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया। इस पर्टिकुलर नंबर को हमने फिक्स कर दिया, ये हिल नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो 72 डिफरेंट वेज में आप यहाँ पे ऐसे 3-digit नंबर्स बना सकते हैं जो 0 से खत्म हो रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइंग दीज 2 प्रॉपर्टीज, ऑलराइट। अगर मैं 5 से अपने नंबर को एंड करना चाहता हूं तो इस डिजिट को तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब अगर इस डिजिट को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है तो बचे कितने हैं मेरे पास में, फिर से 9 ही बचे हैं। लेकिन अब जो 9 बचे हैं उसके अंदर एक 0 भी है, एंड 0 कैन नॉट बी प्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। तो हम यहाँ पे कितने बोलेंगे, 8 वैल्यूज हमारे पास में अवेलेबल है, ऐसा बोलेंगे। एंड नाउ हमने यहाँ पे 10 में से एक को यहाँ फिक्स कर दिया है, एक को यहाँ फिक्स कर दिया है, तो 8 अभी भी हमारे पास में यहाँ पे बचे हैं, इंक्लूडिंग 0 डिजिट्स जो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सो इस प्लेस पे पहली की तरफ फिर से आपको 8 पॉसिबिलिटीज मिलने वाली है, एंड दैट एक्चुअली गिव्स अस पॉसिबिलिटीज ऑफ 64 डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग द नंबर। एंड टोटल अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पर आपका 13 आएगा। सो 136 इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर बनता है, विच इज अ प्रीटी स्टैंडर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम सीखते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये आपके मैट्रिसेस से आया है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि A नाम की जो 3x3 मैट्रिक्स अभी आपको नजर आ रही है, आपकी यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आप इमेजिन कर सकते हो या फाइंड कर सकते हो, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x द मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक। आपको इसको अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायगोनल के अबाउट जो आपके सिमेट्रिक लोकेशंस हैं उन पे इक्वल वैल्यूज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप ऑलरेडी -1 देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 25 देख पा रहे हैं। सो द ओनली प्रॉब्लम विच कैन हैपन इज ओवर हियर कि यार यहाँ पे क्या लिखा है और वहां पे क्या लिखा है। ये दोनों भी अगर बराबर हो जाते हैं तो सिमेट्री की यहाँ पर गारंटी हो जाएगी। मतलब हम क्या चाहते हैं कि कितने ऐसे x के वैल्यूज है जिसके लिए x² + 1 cos x के बराबर हो जाएगा।
नाउ दिस कैन बी डन प्रीटी इजीली यूजिंग द आइडिया ऑफ ग्राफ। आप कह सकते हैं कि आपका जो कॉस का ग्राफ है वो मैक्सिमम वन हाइट पे जाता है एट x इक्वल टू 0 एंड देन उसके बाद में ये इस तरह से ऊपर नीचे होते रहता है, राइट। लेकिन x स्क्वायर प्लस वन का आपके यहाँ पर जो ग्राफ आता है दैट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम वन हाइट एंड गोज बियॉन्ड दैट, ठीक है ना। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है, एंड फॉर एवरी अदर वैल्यू इट इज मोर देन 1। तो इनके पास और कोई कॉमन पॉइंट आने के चांसेस नहीं है। एक कॉमन पॉइंट लेकिन यहाँ पे 0 पे डेफिनेटली मिला है। इसका मतलब कितने पॉइंट्स हैं जहां पे ये इक्वल हो सकता है, x इक्वल टू 0 पे इक्वल हो सकता है, एंड x इक्वल टू 0 डालने पे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे भी आपका 1 बनेगा, यहाँ पर भी आपका 1 बनेगा, तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर आपके कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं, तो उनको यहाँ पे स्टडी करना जरूरी नहीं है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, कमिंग फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में आप यहाँ पे जिस तरह के एक्सप्रेशन को भी यहाँ पर देख रहे हैं, यह हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है जो बाइनोमियल एक्सपांशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके इसमें कोई भी इस तरह का अगर एक्सपांशन होता है 1 माइनस एक्स की पावर n, तो इसका जनरल टर्म की मदद से जो हम यहाँ पे एक्सपांशन लिखना चाहते हैं वो कैसे दिखाई देता है ना। हम इसको ओपन करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, ठीक है ना, इसलिए सिग्मा। लेकिन क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस आने वाले हैं इसलिए -1 की पावर यहाँ पे r आता है, एंड देन NCR के साथ में आपके x की पावर में r आता है, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ वी आर बेसिकली सपोज टू राइट द एक्सपांशन फॉर 1 माइनस एक्स की पावर n इन टर्म्स ऑफ सिग्मा नोटेशन, ठीक है ना। तो अगर आप नोटिस करते हैं तो ये जो भी आपका सिग्मा नोटेशन थ्योरी में हम यहाँ पे पढ़ते हैं फॉर 1 माइनस एक्स की पावर n, वैसा ही नोटेशन यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा चीजें जो हैं उनको आप अलग निकाल सकते हो, जैसे ये आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको सिग्मा के बाहर निकाल लेते हैं। सो n का वैल्यू आप जो कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके अंदर 3 की पावर 20 तो बाहर आ गया, एंड सिग्मा के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो r की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक जा रही है, -1 की पावर r लिखा हुआ है, 10 के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी पावर में r होगा तो हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे x की पावर में भी, क्योंकि यहाँ पर r नजर आ रहा है। तो आप क्या करें, यहाँ पर इसको जो है 2 को अंदर भेज के 4/9 बना सकते हैं। सो 4/9 की पावर r हो गया। नाउ इफ यू कंपेयर द टू एक्सप्रेशंस, आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि x के प्लेस में 4/9 डाला गया है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे x के प्लेस में 4/9 डालो, और यहाँ पे आपका जो n है वो 10 के बराबर होना चाहिए। आप कहां तक जा रहे हैं, 0 से लेके 10 तक जा रहे हैं। सो n का जो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है वो 3/20 के साथ में कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4/9 की पावर में 10। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 की पावर 20 है, उसके बाद में आपके यहाँ पे 5 की पावर 10 अपॉन 9 की पावर 10 आ रहा है ना, समझ गए। 5/9 की पावर 10 है, राइट। सो 9 की पावर 10 और 3 की पावर 20 आपके बराबर होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो आपके उसमें बचेगा कितना, 5/10 बचेगा। एंड अब 5/10 किससे डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल है, ठीक है ना। सो ए ऑप्शन इस केस में फिर से आपका यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। fx फंक्शन आपको देख रखा है और ऑप्शन देख के हमें पता चल रहा है कि हमें कहीं ना कहीं मोनोटोनिसिटी के ऊपर कमेंट करना है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर हमें पता करना है, मतलब डेरिवेटिव निकाल के आपका काम हो जाना चाहिए। सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो कितना आएगा, f'(x), पहले तो cos का डिफरेंशिएशन आएगा विच इज माइनस ऑफ साइन, अंदर की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, लेकिन चेन रूल की वजह से यहाँ पे tan इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन आएगा। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, बाहर एक माइनस लगा हुआ है, ऊपर साइन के अंदर आपके इसमें tan इनवर्स ऑफ x है, एंड नीचे अगर आप देखते हो तो आपको 1 प्लस tan स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये किसका डिफरेंशिएशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, अच्छा cos का डिफरेंशिएशन मुझे यहाँ पे लिखना था, सो सॉरी, मैंने यहाँ पे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन अगर लिखना है, हाँ, तो मुझे यहाँ पे tan इनवर्स नहीं लिख के क्या करना चाहिए, मैंने डायरेक्टली x स्क्वायर ही लिखना चाहिए, है ना। लेट मी जस्ट करेक्ट दैट। पहले हमने क्या किया है, cos का डिफरेंशिएशन किया है, तो cos का डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन हो चुका है। फिर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 प्लस x स्क्वायर आता है ना। थोड़ा सा कुछ गलत वैसे फील हो रहा था मुझे। ऑलराइट, सो आपके यहाँ पर 1/1 प्लस x स्क्वायर यहाँ पर बेसिकली बनना चाहिए। एंड नाउ इफ वी थिंक ऑफ इट कि यार ये आपका जो वैल्यू है डेरिवेटिव का, ये कब पॉजिटिव बनेगा कब नेगेटिव बनेगा, राइट। सो नेगेटिव तो यहाँ पर एक बाहर लगा हुआ है, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। नीचे वाला टर्म तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही है। एंड नाउ साइन के अंदर जो वैल्यू आपको मिल रही है वो tan इनवर्स की वैल्यू मिल रही है। तो tan इनवर्स कैसे होता है, tan इनवर्स बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव इनपुट के लिए नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। नेगेटिव इनपुट के लिए इट गोज फ्रॉम -π/2 से लेके 0, एंड देन पॉजिटिव इनपुट के लिए इट गोज फ्रॉम 0 से लेके +π/2, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर ये tan इनवर्स का ग्राफ बनता है। सो अगर आप देखें तो -π/2 से लेके π/2 के बीच में यहाँ पर ये इनपुट आपका वैरी करने वाला है फॉर एनी इनपुट दैट यू डिसाइड टू टेक, ठीक है ना। सो अगर आप यहाँ पे 0 से आगे के इनपुट लेते हैं, 0 से आगे के इनपुट लेते हैं, देन साइन इज गोइंग टू रिसीव समथिंग बिटवीन 0 से लेके π/2, एंड व्हेन साइन रिसीव्स समथिंग बिटवीन 0 से लेके π/2 इट स्टेज पॉजिटिव।
इट स्टेज पॉजिटिव। साइन का ग्राफ कैसे आता है? साइन का ग्राफ आपका इस तरह से बनता है, राइट? ये आपका साइन का ग्राफ है। सो अगर आप यहां पे देखें ध्यान से तो आपको यहां पर क्या पता है कि -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में जो आपको यहां पे अब इनपुट मिल रहा है साइन को देखते हुए, -π/2 से लेकर π/2 तक अगर मैं इनपुट नोटिस करता हूं तो 0 के बाद में जो भी इनपुट मैं उसको दूंगा वहां पे साइन पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करने वाला है, ठीक है ना? तो इफ आई एम कीपिंग माई इनपुट x एज अ पॉजिटिव एंटिटी, तो सबसे पहले वो किसको मिल रही है? tan इनवर्स को मिल रही है। tan इनवर्स को कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं देता हूं तो आंसर इज समथिंग बिटवीन 0 एंड π/2, एंड 0 एंड π/2 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर मैं साइन को पकड़ाता हूं तो साइन बिकम समथिंग बिटवीन 0 एंड 1, मतलब पॉजिटिव बनता है। सो इस डिस्कशन में जब मैं यहां पे x ग्रेटर देन 0 का डिस्कशन कर रहा था, ठीक है ना, हमने क्या नोटिस किया? इस डिस्कशन में आपके पास में बाहर एक माइनस लगा हुआ है, अंदर आपके पास में जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव है, और नीचे आपके इसमें जो भी है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है ना? सो दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आपके पास में डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव है मतलब ओरिजिनल फंक्शन यहां पर आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है ना? इस इंटरवल में fx डिक्रीज करना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहां पर फिर से देखो, fx इज डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 0 एक्चुअली बिकम्स द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना? सो डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव को आपको यहां पर अच्छे तरीके से बस एनालाइज करना है, ठीक है ना? बेटर देन द क्वेश्चंस दैट वी डिड बिफोर दिस, है ना? आगे देखते हैं और क्या क्या सवाल हमें देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जहां पर हमें बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है इट हैज टू लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स। सो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है? डिटरमिनेंट की वैल्यू वो भी 2 क्रॉस 2 की कैसे निकलती है? दिस इनटू दैट माइनस दिस इनटू दैट। सो ये कितना हो जाएगा आपका? 15x - 5 एंड देन माइनस ऑफ -4, ठीक है ना? तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या है? -31 एंड देन 29 के बीच की कोई वैल्यू है। सो दिस बिकम्स 15x - 1, 15x - 1 माइनस माइनस पहले प्लस कर लो, इसको कैंसिल आउट करवा दो, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस व्हाट? अ सिंपल इनइक्वालिटी टू सॉल्व। क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? +1 कर लें पहले थ्रू आउट। यहां पे +1 करेंगे तो -30 आता है, यहां पे +1 करेंगे तो 15x आएगा, यहां पे +1 करके 30 आएगा। 15 से डिवाइड कर लेते हो तो यहां पे -2 बनेगा, 15 से डिवाइड करके यहां पे +2 बनेगा। लेकिन यहां पे आपके पास में क्या है? यहां पे आपके इसमें इक्वालिटी है, यहां पे आपके इसमें इक्वालिटी नहीं है। तो जब आप यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तो राइट हैंड साइड में आपको क्लोज ब्रैकेट मिलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ओपन ब्रैकेट मिलना चाहिए, विच अगेन इज प्रेजेंट इन ए ऑप्शन, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड साइड -2 पे ओपन ब्रैकेट आएगा एंड +2 पे आपका क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए। ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके यहाँ पर सवाल है। अच्छा सवाल है यहाँ पे, लेकिन हमारी जो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि z बार इज इक्वल टू mod z का स्क्वायर, वो यहाँ पे बार बार लग रही है, ठीक है ना? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 2, ये सभी के बराबर है, इन द सेंस सभी के सभी आपके 2 के ही बराबर वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2z1 का मॉड आपका 2 के बराबर है, मतलब सिंपली z1 का मॉड आपका 1 के बराबर है, और z1 का मॉड अगर आपका 1 के बराबर है तो z1 के मॉड का स्क्वायर भी आपका 1 के बराबर है, और z1 के मॉड का स्क्वायर होता कितना है? z1 बार होता है, ठीक है ना? तो यहां से जो सिंपल सा डिडक्शन निकल कर आया है वो ये है कि z1 बार कहीं पर भी अगर आपको दिखता है तो उसको आप 1 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ऐसे ही मैं यहाँ पे सेकंड वाले को अगर कंपेयर करना चाहूं तो पहले तो मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूं। स्क्वायर करने से मेरे पास में जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वाला टर्म है उसको मैं सिंप्लीफाई डाउन इजीली कर पाऊंगा, ठीक है ना? तो उसका यहाँ पर जो सिंप्लीफाइड वर्जन है आपका कैसे बनेगा? आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपके इसमें z2 - 1 के मॉड का स्क्वायर 4 के बराबर है, मतलब z2 - 1 इंटू z2 बार -1 ये आपका 4 के बराबर है, ठीक है ना? तो ये आपकी अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल गई है, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर द थर्ड एक्सप्रेशन एज वेल। यहाँ पर फिर से देखो, इस एक्सप्रेशन के लिए भी यही सेम काम करते हैं। तो स्क्वायरिंग अगर मैं यहाँ पे कराऊंगा तो कितना हो जाएगा? z3 + 1 के मॉड का स्क्वायर, z3 + 1 के मॉड का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर आ रहा है, राइट? इसको फिर से ओपन करते समय प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्या हो जाएगा? दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 4 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे 3 हमने यहाँ पर अपने कुछ रिलेशंस क्रिएट करके रख लिए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो यहाँ पे समझने की कोशिश करें सारे बच्चे। एंड नाउ वी विल पिक द फाइनल इक्वेशन, राइट? फाइनल इक्वेशन जो हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं उसको सॉल्व करते समय, है ना, देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये क्वांटिटी अभी भी 2 के ही बराबर है, राइट? सो आई कैन डू व्हाट? 1/z1 + 1/z2 - 1 + 1/z3 + 1 का मॉड, ये अभी भी आपका 2 के ही बराबर है,
राइट। नाउ रियलाइज दिस कि मैं 1/z1 को अगर रिप्लेस करना चाहता हूं तो किस चीज से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं 1/z1 को z1 के बार से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे आपका z1 का बार आना चाहिए। फिर यहां पे सोचो कि मैं 1/z2-1 को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है ना। देखो z2-1 यहां दिख रहा है, अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूं और 4 को भी नीचे लेके आता हूं तो 1/z2-1 को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, z2 बार -1 अपॉन 4 से रिप्लेस कर सकता हूं। z2 बार -1 अपॉन 4 से रिप्लेस कर दिया। और वैसे ही सोचते हैं कि 1/z3+1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1/z3+1। इसको अगर आप डिवाइड करते हो, 4 से भी डिवाइड करते हो इस तरफ, तो आपका 1/z3+1 किसके बराबर होगा, z3 बार +1 अपॉन 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। z3 बार +1 अपॉन 4 के बराबर ये बन रहा है। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक बेसिकली एलसीएम। एलसीएम अगर आप यहां पे लेते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ z1 बार, यहां पे मिलेगा z2 बार -1, यहां पे z3 बार +1, ठीक है ना। नीचे आ जाएगा आपका 4 एंड ये है मॉडुलस। ऑलराइट, सो एक काम तो यहां पे करते हैं, 4 को अलग निकाल के यहां पर राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 भी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके उसमें अल्टीमेटली क्या होगा, यहां से रिमेनिंग टर्म जो बचेगा दैट वुड बी 4z1 बार प्लस z2 बार एंड प्लस z3 बार का मॉड, दिस इज इक्वल टू 8। सो मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट इज सेम एज द मॉडुलस ऑफ दैट ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्रॉपर्टी आप यहां पे इस्तेमाल करो इन द सेंस आप यहां पे सारे के सारे कॉन्जुगेट को मर्ज कर सकते हो और फिर सारे सारे कॉन्जुगेट को यहां से हटा भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके आपके इसमें एक्जैक्टली वही एक्सप्रेशन बन जाता है जो उनको चाहिए, और इसलिए ये जो मॉड की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 8 के ही बराबर आएगी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी अगेन अगर आपको यहां पे जाननी है तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने का बोला है आपको, कि कोई सा भी यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई सा भी यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है ना, उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लो, चाहे उसका मॉडुलस डायरेक्टली ले लो, आपके पास में सेम आंसर आता है। इसलिए यहां पे ये जो भी चीज का मॉडुलस यहां पे आपको दिख रहा है, उसी चीज का कॉन्जुगेट का मॉडुलस, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है ना। इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी वही बनना चाहिए जो यहां पर आपको 8 नजर आ रहा है। दिस सिंपल प्रॉपर्टी बेसिकली गिव्स अस द फाइनल आंसर व्हिच इज इक्वल टू 8, है ना। मतलब यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया है आपके पास में। यहाँ पे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी रिलेटेड कुछ यहाँ पे सवाल है। फंक्शन दिया है विच इज x³ - 3x का मॉड इनटू x, ऑलराइट। एंड यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस देखते हैं तो हमें कौन सा ट्रू है ऑप्शन ये निकाल के बताना है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एवरी नॉन इंटीजर आपके यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का वैल्यू हो गया, है ना। f इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट दीज 3 वैल्यूज। तो ऐसे कुछ कुछ यहाँ पर जो है हमारे पास में डिडक्शंस हैं। नाउ अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट इस्तेमाल करना है, दैट वुड बी द इजीएस्ट वे टू बेसिकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। कि हम क्या जानते हैं कि देखो आपके पास में अगर x³ - 3x के मॉड की बात करी जाए, देखो मुझे कहीं पर भी देखो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात नहीं करनी ना, मुझे केवल कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है। तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही होगा। आप अगर यहाँ पे किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखते हैं तो वो कंटिन्यूअस होता है, मॉड लेने पे भी कंटिन्यूअस ही होता है, ठीक है ना। फिर भले नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स इंड्यूस होंगे उसके अंदर, वो बात अलग है, लेकिन कंटिन्यूटी तो तब भी मेंटेन रहेगी। अब ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर मैंने अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, नाउ दिस फंक्शन इज डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है ना। बट दैट डज नॉट मीन कि हम यहाँ पे सी ऑप्शन मार्क करें, ठीक है ना, क्योंकि ये अकेला नहीं है। अगर ये अकेला है तो हम जानते हैं कि GIF फंक्शन आपका हर इंटीजर पे ब्रेक होता है, राइट। लेकिन जब इसके साथ में एक्स्ट्रा चीजें मल्टीप्लिकेशन में हैं तो हमने ये देखना चाहिए कि ये जिन जिन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, मतलब कहां पे, इंटीजर पे, उन्हीं पॉइंट्स पे मल्टीप्लिकेशन में जो फंक्शन अवेलेबल है क्या वो कहीं जीरो तो नहीं हो रहा। क्योंकि वो अगर जीरो होगा तो सोचो क्या होगा, ये अपने हिसाब से RHL में कुछ और वैल्यू जनरेट कर रहा है, ये LHL में कुछ और वैल्यू जनरेट कर रहा है, लेकिन ये भाई साहब दोनों ही साइड जीरो जनरेट कर रहे हैं। तो जीरो के साथ में आप चाहे LHL की वैल्यू मल्टीप्लाई करो चाहे RHL की वैल्यू मल्टीप्लाई करो, आपके इसमें अल्टीमेटली जीरो मल्टीप्लाई करके तो जीरो आ जाएगा। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग जीरो एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे सपोर्टिंग फंक्शन अगर देखते हैं तो सपोर्टिंग फंक्शन एक्चुअली 3 जगह जीरो होता है, एक्जैक्टली इन 3 पॉइंट्स पे जीरो होता है, राइट। एक तो जीरो पे जीरो होता है और यहाँ पे ±√3 पे जीरो होता है। नाउ ±√3 आपके यहाँ पे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बिकॉज वो इंटीग्रल पॉइंट्स नहीं है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम अपने डिस्कशन को कहां पे फोकस में रखना चाहते हैं, इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिस्कशन में रखना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर डिसकंटिन्यूटी आएगी तो इंटीग्रल पॉइंट्स पे ही आएगी, राइट। सो ऑफ ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स देयर इज ओनली वन इंटीग्रल पॉइंट x = 0 व्हिच इज हैविंग सम एडिशनल बेनिफिट। वो एडिशनल बेनिफिट क्या है कि यार
आपका जो इंटीग्रल पॉइंट 0 यहां पे डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करने वाला था बिकॉज ऑफ दिस GIF, उसको कौन मिल गया? साथ में एक दोस्त मिल गया। वो जो दोस्त है वो कैसा है? वो 0 पे कंटिन्यूअस है और वो एग्जैक्टली 0 पे 0 बन भी रहा है। बिकॉज ऑफ दैट जब वो इसके साथ में आ रहा है तो 0 पे आपकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो डिसअपीयर हो जाएगी। यू नीड नॉट कैलकुलेट LHL RHL एट दिस पॉइंट। अगर आप यहाँ पे LHL RHL कैलकुलेट करेंगे आपको काफी ज्यादा समय लगेगा। इस तरह के जो आपके प्रॉपर्टीज होते हैं, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, उनको अगर आप यूज करोगे तो एग्जाम के लिए बेटर है, जहां पे आप कम समय में अपना यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना? सो मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि यार एवरी अदर इंटीग्रल पॉइंट इज सेपरेट एंड 0 इज सेपरेट, क्योंकि 0 के पास में यहाँ पे कैपेबिलिटी है कि यार 0 डाल के यहाँ पर ये 0 बनता है। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग हो जाता अगर यहाँ पे 9 होता तो, क्योंकि अगर यहाँ पे 9 होता तो x² - 9 के साथ में आपका x अगर होता तो हमारे पास में जो दिक्कत वाले पॉइंट्स थे, है ना, अब यहाँ पे 3 ऐसे वैल्यूज हमें मिलते जहां पे सपोर्टिंग डेटा जो है या सपोर्टिंग फंक्शन जो है वो 0 बन सकता था। 0 पे 0 बन सकता था, 3 पे बन सकता था, -3 पे बन सकता था। ठीक है ना? तो उस केस में 3 पॉइंट्स आपके पास में ऐसे आता है जहां पर आपको कंटिन्यूटी मिलती। 3 ऐसे इंटीग्रल पॉइंट्स मिलते हैं जहां पर आपको कंटिन्यूटी मिलती। बाकी सब इंटीग्रल पॉइंट्स पे अभी भी आपको डिसकंटिन्यूटी ही मिलने वाली है, राइट? लेकिन ये नहीं है फंक्शन हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर केवल एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज 0, which is an integral point and also becoming 0 at that same value. That's why the answer actually becomes A. कि the function is basically discontinuous at all the integral points except 0. इसी बात को बोलने का तरीका क्या है? Every non-zero integer, जो भी integer 0 नहीं है, is a point of discontinuity for the function f. ठीक है ना? तो ये आपका तरीका होता है यहां पे कंटिन्यूटी को एड्रेस करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये आ रहा है हमारे इलिप्स के चैप्टर से। लेट L बी द टेंजेंट लाइन टू द इलिप्स दिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू L पासिंग थ्रू 2,0। ठीक है, तो मतलब आपको अगर स्लोप पता चल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? आप स्लोप पता करने के लिए आप या तो टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अगर आप डिफरेंशिएशन के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल है तो वो कर लो, अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपली जानते हैं अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखना एट ए पॉइंट तो तरीका क्या होता है? x² के प्लेस में x(x1), y² के प्लेस में y(y1), बस लिखने से आपकी टेंजेंट रेडी हो जाती है। आपकी अगर टेंजेंट रेडी हो गई है, अगर आपकी टेंजेंट रेडी हो गई है तो आप ऑलरेडी यहां पर देख पा रहे हैं टेंजेंट की इक्वेशन, और टेंजेंट की इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं टेंजेंट का स्लोप। ठीक है ना? सो टेंजेंट का स्लोप यहां से कितना आता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो गया आपका -1/4√3। मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, वो कितना हो जाएगा? 4√3, क्योंकि दोनों को स्लोप को मल्टीप्लाई करके माइनस बनाना जरूरी है परपेंडिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। सो 4√3 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे स्लोप हो जाएगा। एंड पॉइंट क्या है आपका? 2,0 है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - 0 इज इक्वल टू स्लोप, मतलब 4√3 इंटू x-2, राइट? सो विच इज बेसिकली y इज इक्वल टू 4√3 इंटू x-2। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, राइट? अगर आप ये डायरेक्ट इक्वेशन नहीं भी जानते तो भी आप डिफरेंशिएशन तो जानते ही हैं। डिफरेंशिएशन में dy/dx जहां पर बन रहा है उसको आप यहाँ पे एज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट मानोगे, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वेक्टर्स के साथ में। वेक्टर्स का भी यहाँ पर आपका जो सवाल है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जहां पे आप ये देख सकते हैं कि आपको a + b का मैग्नीट्यूड देकर रखा है। एंड फर्दर आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि यार ये दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं ये आपके एकदम सेम वैल्यूज हैं। ये आपके क्योंकि सेम वैल्यूज है तो अगर मैं इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड में पुश करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे a क्रॉस 3i - 4j एंड प्लस 5k, एंड देन माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3i - 4j एंड देन 3i - 4j प्लस 5k, एंड उसके साथ में क्रॉस ऑफ p इक्वल टू नल वेक्टर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये जो माइनस साइन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? माइनस साइन को हम बोल सकते हैं कि यार इसको आगे पीछे करने के लिए इस्तेमाल करो। माइनस साइन को बोलो कि आगे पीछे वेक्टर्स को करने के लिए इस्तेमाल हो जाओ। सो यहाँ पे 3i - 4j एंड 5k के साथ में आपको प्लस b वेक्टर के साथ में कितना मिल जाएगा? 3i - 4j प्लस 5k, राइट? सो इससे फायदा क्या हुआ है कि अगर दोनों के दोनों आपके यहाँ पे ब्रैकेट्स अगर अब बाद में मल्टीप्लीकेशन में नजर आ रहे हैं तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो आपके उसमें राइट हैंड साइड में कॉमन निकलेगा और ये a + b क्रॉस 3i - 4j प्लस 5k ऐसा बनेगा। नाउ एज सुन एज यू गेट दिस कि यार मेरे पास में a + b के साथ में कुछ क्रॉस करके 0 आ रहा है, तो या तो मैं ये बोलूं कि यार इनमें से कोई एक नल वेक्टर होना चाहिए जो क्लियरली नहीं है, क्योंकि a + b का मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है और ये तो नल वेक्टर नहीं है, हमें दिख रहा है। ठीक है ना? तो अगर तब भी इन दोनों का क्रॉस करके 0 आ रहा है तो एक ही तरीका हो सकता है कि दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, इनके बीच में एंगल 0 होना चाहिए।
सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, और पैरेलल वेक्टर्स हैं इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन तो ऑलरेडी सेम है, मतलब बस मैग्नीट्यूड का ही कुछ ना कुछ फर्क होना चाहिए। सो उस फर्क को हम यहां पे दिखाते कैसे हैं कि a प्लस बी इसका मतलब क्या होगा, कुछ लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप होगा। इस तरह से हम यहां पर ये मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो a प्लस बी है किस फॉर्मेट में होना चाहिए। एक बार आपको पता चल जाता है कि आपका a प्लस बी इसी फॉर्मेट में, तो बहुत ही बढ़िया बात है, हम दोनों साइड मॉडुलस ले लेंगे, है ना, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अगर मैं इस साइड मैग्नीट्यूड लेता हूं तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं ऑलरेडी कितना होता है, ये 15 के बराबर है। और इस साइड अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो मॉड ऑफ लैम्डा के साथ में ये कितना आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट के अंदर 9, 16 एंड 25 विच इज इक्वल टू रूट 50। रूट 50 मतलब कितना हो जाएगा आपका 5√2 के बराबर हो जाएगा। सो यूजिंग दिस आपको ऑलरेडी क्या मिल रहा है, आपको अपना लैम्डा का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है ना, या मॉड ऑफ लैम्डा का वैल्यू मिल रहा है, दैट्स फाइन, प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। यहां से अगर आप देखें तो ये 15/5√2 बनता है विच इज 3/√2। ये आपका लैम्डा की वैल्यू बेसिकली निकल कर आई है। लेकिन अब आगे अगर आप देखते हैं तो फाइनली जो आपको आंसर करना है वो कुछ और चीज है। जो आपको यहाँ पे आंसर करना है वो क्या है, आपको जो आंसर करना है दैट इज बेसिकली दिस, कि आपको a प्लस बी के साथ में इसका डॉट करवाना है, ठीक है ना। सो a प्लस बी एक्चुअली बन कितना गया है, a प्लस बी बन गया आपके यहाँ पे दिस क्वांटिटी, प्लस या माइनस आप दोनों यहाँ पे लगा सकते हैं जो भी आपका मन करे, ठीक है ना। 3/√2 क्यों, क्योंकि आगे चल के भी यहाँ पर मॉड लगाया उन्होंने, तो मैटर नहीं करेगा प्लस या माइनस आपने क्या लिया है, ठीक है ना। 3/√2 के साथ में लेकिन आएगा कितना, ये वाला वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड उसके साथ में आपको यहाँ पे जो नया वेक्टर डॉट करने के लिए दिया है वो कितना है, इसी के साथ में आपको डॉट करना है, ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस k कैप, ठीक है ना। सो वॉट एवर इज अवर आंसर विल बी ऑफ वॉट फॉर्मेट, डायरेक्टली आंसर लिख लें, इन दोनों का बेसिकली हमें कैलकुलेशन करना है। सो 3/√2 तो आपके पास में आएगा ही आएगा, साथ में और कितना आ रहा है, i को i के साथ में डॉट करेंगे 6, j को j के साथ में डॉट करेंगे -12, k को k के साथ में डॉट करेंगे तो आपको 5 मिल रहा है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, मॉड लगा हुआ है इसके ऊपर, तो अच्छी बात है, मॉड लगा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास में जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअली -3/√2 आएगा। ये वाले मॉड को इस्तेमाल करके आप फाइनली 3/√2 आंसर कर सकते हैं, राइट। एंड इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा था कि मैटर नहीं करेगा टुवर्ड्स द एंड कि आपने यहाँ पे +3/√2 अपना वैल्यू लिया है लैम्डा का, या माइनस के साथ में लिया है, क्योंकि आगे चल के वैसे भी मॉड होके वो माइनस भी अगर होता तो वो भी यहाँ पर जो है कटपीट के सही हो गया होता। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस लेवल के आपके यहाँ पे कैलकुलेशंस आपको तब भी करने पड़ेंगे जितना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेरी वेरी ईजी एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ कैलकुलेशन जो आप यूजुअली जेई मेन जेई एडवांस वाले पेपर में देखते हैं। बट दैट मीन्स कि सभी बच्चों को ईजी फील होगा, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चंस करके आना जरूरी हो जाएगा फिर, ठीक है ना। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू sin x। अब sin x के रिस्पेक्ट में अगर आपको यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है, सो एक यहाँ पे जो क्लीन तरीका होता है वो क्या है कि हम किसी एक फंक्शन को y यहाँ पे नाम दें एंड दूसरे फंक्शन को हम z यहाँ पे नाम दें, ठीक है ना। एंड यहाँ पे बोले कि व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज बेसिकली dy/dz। नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट dy/dz, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि y जो है z के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं है, y जो है वो z के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड नहीं है, ठीक है ना। तो आपका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे न्यूमरेटर को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एंड डिनोमिनेटर को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये रेशो जो है ये वही जो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू है वहां तक पहुंचा देगा, ठीक है ना। सो dy/dx करना आसान है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो पहले log का डिफरेंशिएशन होगा 1/sin स्क्वायर x, एंड देन उसके बाद में आपका sin स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो पहले पावर डिफरेंशिएट हो गई एंड देन sin का डिफरेंशिएशन cos हो गया। इसके साथ ही अगर आप नीचे देखते हैं तो आपके इसमें z का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा। सो जैसे आपने यहाँ पे cos लिखा तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, एंड देन आपके इसमें यहाँ पर बचेगा कितना, एक साइन तब भी यहाँ पे बचने वाला है, तो 2/sin। अब 2/sin लिखो या फिर 2 cosec लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव आपका 2 cosec फाइनली निकलता है, मतलब फिर से ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये भी अच्छा सवाल है लेकिन फिर से इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर दिया गया है कि यार कोई तो एक सीक्वेंस है, कैसा सीक्वेंस है, ए बी जी पी कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। आपको केवल यहाँ पे सम ऑफ n+1 टर्म्स माइनस सम ऑफ n टर्म्स Sn+3 माइनस Sn दिया हुआ है, एंड यहां से आपको समहाउ डिकोड करना है कि A13 माइनस A10 का वैल्यू कितना होगा। अब क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं A13 इन्वॉल्व है, तो ये तो समझ में आता है हमें कि यार 10 डालने से कुछ तो फायदा होने वाला है, 10 डालने से दोनों साइड से हमें यहाँ पे फायदा मिल रहा है, S13 भी बन रहा है और S10 भी बन रहा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग वैल्यू हमने यहाँ पे 10 की वैल्यू 10 लेनी चाहिए, इसके अंदर तो शायद कोई यहाँ पे शक नहीं करेगा कि हाउ डू वी थिंक ऑफ दिस,
है ना, क्या दिया है और क्या पूछा है, मैं अगर मैं कॉमन देखता हूं सो 10 मुझे यहाँ पे एक अच्छी चीज नजर आती है। तो अगर मैं 10 यहाँ पे इनपुट में डालूंगा तो दिस बिकम्स S13 माइनस S10 इज इक्वल टू 13 इंटू 10 प्लस 7। 13 इंटू 10 प्लस 7 ऐसा आपका यहां पर बनता है। नाउ इस पॉइंट पर अगर आप ये रियलाइज कर लो कि आपका S13 माइनस S10 मतलब क्या है, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है ना, सोचो S13 का मतलब है कि 13 टर्म्स तक का सम एंड S10 का मतलब है कि 10 टर्म्स तक का सम। तो जब आप 10 टर्म्स तक का सम हटा दोगे तो आपका 11, 12 और 13 इन 3 टर्म्स का सम तब भी बचेगा। तो ये जो भी लिखा हुआ है 137 ये उन्हीं 3 टर्म्स का सम है। मतलब क्या है, यहाँ पे आपके उसमें जो वैल्यू है वो A13, A12 एंड A11 इन तीनों का सम यहां पर बेसिकली आपने समहाउ n इक्वल टू 10 डाल के निकाल लिया है। ठीक है ना, आपको लेकिन क्या चाहिए, आपके इसमें A13 के बाद में डायरेक्टली A10 की रिक्वायरमेंट है, ये दोनों आपको नहीं चाहिए। ठीक है ना, आपको A10 चाहिए। क्या चाहिए आपको, A10 चाहिए। तो क्या यहां पे 9 डाल के वो फायदा मिलेगा क्या हमें, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप यहां पे एक बार और यहां पे इनपुट सोचते हो, क्योंकि मुझे एक पीछे वाला इनपुट लेना है ना, मुझे एक पीछे वाले यहां पे सीक्वेंस का यहां पे काम लेना है। तो अगर मैं n की वैल्यू 10 इसके अंदर डालता हूं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहां पे S12 बन जाएगा, यहां पे S9 आ जाएगा। वॉट एवर दिस इज, वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे 9 डाल के कितना हो जाएगा, 13 के साथ में 9 मल्टीप्लीकेशन में प्लस 7। एंड अब यही सेम सिनेरियो यहां पे डिस्कस करते हैं कि S9 तक के सम को आपने हटा दिया तो आपके इसमें 10, 11 एंड 12 वाले टर्म्स अभी बच गए हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, 10, 11 एंड 12, 12, 11, 10 ऐसा बोला तो भी चलेगा। सो अब यहां पर देखो कि हमारे पास में दोनों ही जो हमने इक्वेशंस लिखी है उसके अंदर A12 और A11 आ रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो शुड वी सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, क्योंकि उससे आपके इसमें यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे 12 और 11 वाले, और 13 माइनस 10 आ जाएगा जो कि हमें यहाँ पे चाहिए भी था। ठीक है ना, सो यही यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यू जस्ट हैड टू बेसिकली राइट दीज टू इक्वेशंस और इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने में भी 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 13 टाइम्स ऑफ 10, 13 टाइम्स ऑफ 9 कैंसिल करके आपका 13 बनेगा। बचते समय A13 माइनस A10 ही आ रहा है। सो आपके पास में यहाँ पे 13 आंसर इसका बनता है। ठीक है ना, ऑलराइट। सो बढ़िया है सवाल, आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है, 5 एयर कॉइन्स आर टॉस इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लीस्ट दैट एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, कम से कम 2 हेड्स तो आना चाहिए। मतलब ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी वाला आपके यहाँ पर सवाल है। सो हाउ टू टैकल दिस, हम ये कहते हैं कि यार देखो आपको कम से कम 2 हेड्स चाहिए ना। मतलब आप कब दुखी होने वाले हो, या तो आपको एक भी हेड ना मिले तो दुखी हो जाओगे, या आपको एक ही हेड मिले तो भी आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपको कम से कम 2 चाहिए थे। ठीक है ना, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपकी 1 के बराबर ही बनेगी, है ना। उसमें से हम क्या हटा देते हैं, वो सिनेरियोज हटा देते हैं जब आपको ना एक बार भी हेड नहीं मिला है या फिर आपको बस एक ही बार हेड मिला है। ठीक है ना, ये दोनों केसेस अगर आप हटा दोगे 1 में से तो जो आपको मिलेगा वो एक्जैक्टली रिक्वायरमेंट से मैच करेगा। राइट, सो अगर आपको एक भी बार हेड नहीं मिला इसका मतलब क्या है कि 5 बार आपने थ्रो किया, उसके अंदर से सक्सेस एक बार भी नहीं मिली। सक्सेस मिलने के चांसेस आपके 1/2 थे, वो एक बार भी नहीं मिली। फेलियर आपको मिलने के चांसेस 1/2 थे, है ना, एंड वो आपको 5 बार मिल गई। माइनस 5 में से एक ही बार आपको हेड्स मिला, हेड्स आने के चांसेस आपके 1/2 थे, वो 1 टाइम हो गया। एंड टेल आने के चांसेस, जो हारने के चांसेस है, इसका मतलब वो 4 बार आपको देखने के लिए मिले हैं। बस यही आपका यहाँ पे आंसर है। अगर आप इसके अंदर वैल्यू चेक करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/32 हो जाएगा। तो 6/32, 1 माइनस 6/32 मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/16, मतलब सिंप्लीफाई करके आपका यहाँ पे 13/16 वैल्यू बनता है। ठीक है ना, सो यही इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका आंसर बनना चाहिए 13/16। अगेन ए ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, फंक्शन का यहाँ पर जो है आपका एनालिसिस करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे आपका सवाल पूछा गया है कि ये 1 1 होगा, मैनी 1 होगा, ऑन टू इनटू क्या होगा। राइट, सो अगेन आपके पास में यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो मतलब ग्राफिकली काफ़ी इजीली यहाँ पे एड्रेस की जा सकती है। सो किसी और तरीके से यहाँ पर सोचना है ना उतना ज़्यादा फिजिबल मुझे नहीं लगता। बेस्ट तरीका यही है कि हम यहाँ पे ग्राफिकली ही सोच लें कि यार क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है ना, सो एट दिस पॉइंट इफ यू ट्राई टू इमेजिन कि यार मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक है, एंड क्वाड्रेटिक भी कैसा है जिसको मैं फैक्टराइज करके काफ़ी इजीली देख सकता हूँ कि ये x-5 इंटू x+1 के जैसा क्वाड्रेटिक है। मतलब एक ऐसा पैराबोला इमेजिन करना है जो -1 और 5 पे कट होके जाता है, -1 एंड 5 पे कट होके जाना चाहिए, ऐसा आपका यहाँ पे एक पैराबोला है। लेकिन क्या ये मुझे थ्रू आउट बनाना है? अच्छा, -1 और 5 अगर आपके रूट्स हैं तो आपके यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, वर्टेक्स दिस प्लस दैट अपॉन 2 पे आएगा, मतलब 2 पे ही आएगा। आपका जो वर्टेक्स है ना, जो मिनिमम पॉइंट है वो आपका 2 पे आ रहा है।
सो हमें यहाँ पे जो कंसिडरेशन लेना है वो तो 1 के आगे का ही लेना था। सो 1 डाल के कितना आ रहा है इसके अंदर, अगर आप चेक करोगे 1 अगर आप इसके अंदर डालते हो तो आपको मिलता है -8, है ना। और अगर आप 2 डालते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 डालते हो तो -9 शायद आपको मिल रहा है, ठीक है ना। 2 डाल के देखना इसके अंदर, है ना, -9 मिल रहा है। सो आपके पास में यहाँ पे लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, -1 ही है। सो यहाँ पे जो आपको -8 आ रहा है, दिस इज द पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। मतलब मैं यहाँ पे जो रेड कलर से अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, ये बेसिकली आपका सेक्शन कंसिडरेशन में आना चाहिए। बाकी जो व्हाइट वाला सेक्शन है उसको आप भूल जाओ, मैं अपने साइड से रब कर देता हूं, लेकिन रब नहीं करेंगे तो भी चलेगा। वी डोंट हैव टू कंसिडर दिस व्हाइट वाला सेक्शन। केवल मुझे यहां पर क्या कंसिडरेशन में लेना चाहिए, जो सेक्शन हमें यहां पे रेड कलर से शेडेड दिखाई दे रहा है, बस वही सेक्शन हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए, ठीक है, समझ गए। सो पहली बात तो ये कि हमारे पास में इस तरह का ये जो जे शेप है ये बेसिकली यहां पर बनने वाला है फ्रॉम 1 से लेके आगे। अच्छा, -1 क्यों लिखा है मैंने, व्हाट हैपेंड हियर, +1 होना चाहिए। हाँ, तो आपके इसमें यहाँ पे अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्शन है वो क्या है, <1 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सिंपली 2x ही बनाना है। सो एक ऐसे लाइन जो बेसिकली ओरिजिन से पास हो रही है वो हमारी 2x वाली लाइन है, एंड वो बेसिकली 1 पे जाके कहाँ मीट करेगी, वो 1 पे जाके बेसिकली आपके हाइट 2 पे मीट करेगी, ठीक है ना। सो ये है अभी यहाँ पर आपकी कहानी। सो दिस कंप्लीट्स द ग्राफ। अब एक बार आपके सामने ग्राफ ही अगर आ जाए तो आप यहाँ पे सारी चीजें इसके बारे में बता ही दोगे ना, है ना। तो एक तो आपके इसमें यहाँ पे लाइन आ रही है 2x वाली लाइन, नीचे से आएगी, नीचे से आएगी लाइन आपकी, मतलब यहाँ पे -∞ तक तो आप जा ही रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ तक आएगी, एंड देन अगेन रियलाइज करती कि नहीं, फिर एकदम से यहाँ पर जो है हमें अब लाइन को छोड़ देना है। लाइन को छोड़ के हमें यहां से अपनी जर्नी बिगिन करना है एज अ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। ऑलराइट, सो क्वाड्रेटिक कहां तक जाएगा, रुकता है क्या कहीं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो कहीं भी नहीं रुकता, ये तो जाते ही रहेगा। मतलब ये आया भी नीचे -∞ से है, जाते समय ये इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब पूरा आपका यहाँ पे जो कोडोमेन है वो कवर हो जाएगा। कोडोमेन अगर आपका पूरा कवर हो रहा है, रियल नंबर्स का आउटपुट कवर हो रहा है, इसका मतलब ये एक ऑन टू फंक्शन है। लेकिन आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना के क्लियरली यहां पर नोटिस कर सकते हो कि ये आपका क्या है, मैनी वन फंक्शन है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये 2 पॉइंट्स पे आपको कट करते हुए नजर आ रहा है। एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर आपको यहाँ पे कट होते हुए नजर आती है चीजें, मतलब वो मैनी वन की कैटेगरी में आ जाता है, मतलब 1 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं हो पाएगा, राइट। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट निकल कर आता है। ऐसे ही हम देखते हैं 14th क्वेश्चन में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लिया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है कि आप x² से पहले डिवाइड कर लो। सो क्या मिल जाएगा आपको, dy/dx, उसके साथ में आपके पास में है 9/x के साथ में y, एंड यहाँ पे x²। सो 9/x जो आपके यहाँ पर फंक्शन है उसकी वजह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 9/x के साथ में dx, मतलब e की पावर में 9 अलग निकाल के ln x, ये 9 ऊपर जाएगा। सो e की पावर में ln के अंदर x की पावर 9, और x की पावर 9 ही फिर यहाँ पे अल्टीमेटली आपका बचेगा एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो आपके यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं उसके बाद, राइट। सो वंस दिस इज सॉर्टेड कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करो कि आपका जो सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज x की पावर 9 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो भी कुछ बचा है विच इज x² इंटू x की पावर 9 dx, ठीक है ना। सो ये y इंटू x की पावर 9 के साथ में आपको कितना मिलेगा, x की पावर 11 का इंटीग्रेशन इज बेसिकली x की पावर 12/12 एंड देन सम कांस्टेंट, राइट। सो कांस्टेंट निकालने के लिए इनके पास में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि यार 1 डाल के 0 आता है, तो 1,0 यहाँ पर बेसिकली आपका सेटिस्फाई करेगा। 1,0 अगर सेटिस्फाई होता है इसका मतलब क्या है, 1,0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आने वाला है, 1 डाल के 1/12 आएगा, मतलब c का वैल्यू कितना हो गया आपका, -12 के बराबर हो गया। एंड c का वैल्यू अगर आपका -12 हुआ है, सो फाइनली आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। आपको बस चीजें थोड़ी सी मैनिपुलेट करनी है एंड यहाँ से आपको y मिलेगा, है ना। इनफैक्ट 12y 9y में से सिलेक्ट करना है। सो 12y वाला ऑप्शन ही यहाँ पे ठीक लग रहा है। सो y इंटू, है ना, फाइनली हमारा आंसर क्या आना चाहिए, y इंटू एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू एक्स की पावर 12/12 एंड देन -1/12। सो 12 तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 12y के साथ में x की पावर 9 इज इक्वल टू एक्स की पावर 12 - 1। सो लेट अस डिवाइड बाय x की पावर 9 एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। सो x की पावर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/1/x की पावर 9, ठीक है ना। सो दिस शुड बी ऑन द RHS, मतलब ए ऑप्शन फिर से यहाँ पर आपका करेक्ट है, ऑलराइट। एंड वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस PYQ वाला डिस्कशन इज दिस, जो इंटीग्रेशन पे आपका बेस क्वेश्चन आया है, 0 से लेकर पाई तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो वी क्लियरली नो कि यार π/2 पे कोसाइन अपना साइन चेंज करेगा, सो π/2 पे यहाँ पर ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है। सो इफ आई ब्रेक एट π/2,
तो 0 से लेके π/2 मैं जानता हूं कि यहां पर मेरा कोसाइन पॉजिटिव रहेगा, सो cos x इंटू साइन एक्स बन रहा है, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद में कितना हो जाएगा, π/2 से लेके पाई में आपका कोसाइन यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा। सो लेट अस डू वन थिंग कि ये जो बीच में प्लस साइन लगा हुआ है उसकी जगह माइनस साइन कर लेते हैं, ठीक है ना। सो ये कॉस का जो माइनस साइन आया था उसको हमने बाहर पुश कर दिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए तो आपके उसमें दोनों जगह सेम ही चीजें बची हुई हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लो एंड इससे आप इसको sin 2x बनवा लो, ठीक है ना, दोनों ही जगह। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। सो ये आपका कितना हो रहा है, 2 cos इंटू साइन sin 2x हो रहा है। 0 से लेके π/2 तक x के साथ में आपका sin 2x बन रहा है, राइट। एंड देन -1/2 के साथ में इंटीग्रेशन में x के साथ में अगेन sin 2x ही बन रहा है, ठीक है। 0 से लेके π/2 आपको इंटीग्रेट करना है। सॉरी, यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट ही तो अलग है, बस यहाँ पे आपको पाई से लेके π/2 से लेके पाई तक जाना है। हाँ, तो ये आपको बेसिकली कैलकुलेशन अभी अपने कंप्लीट करनी है और यहाँ पे बाय पार्ट्स हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। सो दिस इज आई गेस द मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी दैट यू विल बी फाइंडिंग इन योर पेपर। सो इट इज नॉट अबाउट डिफिकल्टी लेवल अगेन, है ना, इन द सेंस कि आपको यहाँ पे जो जेई के कंपैरिजन में आप यहाँ पे डिफिकल्टी देखते हैं, या इनफैक्ट बोर्ड्स के लिए भी अगर आपने यहाँ पे मैथ्स की तैयारी करी है, ठीक है ना, तो जिस लेवल पे आपके स्कूल में यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स में स्पेशली मैं नोटिस कर पाया हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत वैसे नहीं आएगी, ओवरऑल फील लेकिन आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ठीक है ना। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे 0 से लेके π/2 तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विच इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये आपका जो इंटीग्रेशन हुआ है इसको पहले हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन इसी के साथ में आपको क्या मिलने वाला है, एक और एंटिटी मिलेगा -12 के साथ में। -12 के साथ में इंटीग्रेशन तो सेम ही हो रहा है, यही सेम चीज आएगी वापस, लेकिन पाई से लेके π/2 से लेके पाई आपकी लिमिट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आई एम जस्ट कॉपीइंग दिस एक्सप्रेशन अगेन, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ी ना चेंज हुआ है, लिमिट चेंज हुई तो उसको तो चेंज करना पड़ेगा ना भाई, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा π/2 से लेके पाई, है ना, उतना सा चेंज बस यहाँ पे हमें करना है। तो माइनस ऑफ cos 2x/2 एंड नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स एंड फाइंड योर आंसर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अपनी लिमिट्स को इनपुट में डालोगे तो क्या क्या मिलने वाला है आपको, अगर आप यहाँ पे पाई डालते हो तो पाई डाल के आप इसमें यहाँ पे ऊपर π/2 डालते हैं, पहले π/2 अगर आप यहाँ पे डालते हो तो π/2 डाल के आपके इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा π/4, और यहाँ पे π/2 डाल के cos पाई बनता है विच इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे π/4 बचेगा सबसे पहले, ठीक है ना, यहाँ बचेगा π/4। फिर उसके बाद में 0 डाल के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से π/4 आने वाला है, माइनस यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपका माइनस साइन बाहर भेज के आपको क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। लेकिन साइन के साथ में दिक्कत क्या है कि साइन का जब यहाँ पे इंटीग्रेशन आप कंप्लीट करते हो, यहाँ पे +1/2 तो आपके इसमें रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन का कॉस का इंटीग्रेशन आपके यहाँ पे जो साइन बन रहा है, ठीक है ना, उसमें जब आप यहाँ पे लिमिट देखते हो तो ये 0 से लेके π/2 है, एंड 0 से लेके π/2 में आप देखो कि π/2 डाल के भी साइन पाई बनता है विच इज 0, एंड 0 डाल के तो 0 बनने ही वाला है, ठीक है ना, मतलब पहले वाले से आपके इसमें कितना आया है, हाफ ऑफ π/4 आया है। अगर आप आगे देखते हैं तो -12 के साथ में अंदर वाले ब्रैकेट को नोटिस करो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पाई डाल के कितना हो जाएगा, cos 2π आपका यहाँ पे +1 होता है, तो माइनस साइन इस बार बचेगा, राइट, कितना आ रहा है, -π/2। और जब आप यहाँ पे डालते हैं π/2 तो वाली वैल्यू तो हमें पता ही है, π/2 डाल के π/4 आता है, लेकिन क्योंकि लोअर लिमिट वाली वैल्यू है, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू π/4 जैसे ऊपर आई थी वैसे यहाँ पर भी आएगी, एंड माइनस के साथ में यहाँ पर भी दिक्कत वही है ना, आप पहले तो यहाँ पे इसको +1/2 बनवा लो, एंड देन जब आप यहाँ पे sin 2x के ऊपर यहाँ पे अपना लिमिट डालते हो π/2 से लेके पाई में, सो ये दोनों ही लोकेशंस पे आपको 0 वैल्यू देता है, अपर लिमिट में भी एंड लोअर लिमिट में भी, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दैट नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, आपके यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो क्या बन रहा है, हाफ कॉमन निकाल सकते हो आप, इसके पास दोनों के पास हाफ है, पहले वाले के पास π/4 बचेगा, एंड माइनस माइनस करके यहाँ पे +3/4 आपको देखने के लिए मिल रहा है, राइट। सो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके पाई हो जाएंगे और हाफ यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, सो π/2 फाइनली फिर आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है फॉर दिस क्वेश्चन, जो आपका ए ऑप्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप हो सकता है नोटिस कर रहे हो कि हर जगह ए ऑप्शन क्यों आ रहा है, ठीक है ना, इट इज नॉट दैट कि एग्जाम में आपके यहाँ पर जो है ए ऑप्शन हमेशा आने वाले हैं, ये जो बेसिकली आपके पेपर रिलीज होते हैं उन्होंने यहाँ पर ये अच्छा सा एक हैक निकाल लिया है कि द करेक्ट आंसर विल बी इन ए लोकेशन, तो बताना नहीं पड़ता यहाँ पे कि हम जो पेपर रिलीज किया है उसकी आंसर की क्या है, ठीक है ना, आंसर की मतलब क्या है, ए ही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए सबके आंसर की ए इसलिए है क्योंकि ये उस
पेपर का स्क्रीनशॉट है जो आईआईटी ने रिलीज किया था, ठीक है ना। जब वो पेपर रिलीज करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि उनकी आंसर की ए लोकेशन पे मौजूद हो, ठीक है ना। तो ये रीजन है कि आपका यहाँ पे पेपर हुआ है। अच्छा, इस तरह से आपके आंसर्स आपको देखने के लिए मिले हैं। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम आईआईटी 2025। अगर आपको लगता है कि इस तरह के आपके और भी जो है वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है हेल्पफुल है, विल कम अप विद द वीडियो। अदरवाइज आपको यहाँ पर जो एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, लेवल ऑफ पेपर कैसा आता है उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, वो आपको अच्छी तरीके से मिल गई है। एंड अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर अभी यहाँ पर जो है ज्यादा फोकस करना है, अगर आप वीडियोज में ज़्यादा नहीं इंटरेस्टेड है, आपको अगर सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्विजर प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आपको यहाँ पर आईआईटी और एनईएसटी के जो टेस्ट सीरीज है उनके साथ में मदद मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप यहाँ पे एक्सेस करो एंड अपनी पढ़ाई यहाँ पे आगे कंटिन्यू करो। मेक श्योर कि आप यहाँ पे किसी भी पेपर में बिना तैयारी के यहाँ पर जो है पेपर देने ना जाएं, थोड़ी तैयारी करो, क्योंकि हर एक पेपर का यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लेवर अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होती है, कहीं कहीं पे स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, कहीं पर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, कहीं पे इन डेप्थ थिंकिंग चाहिए होती है। हर एक पेपर अपने हिसाब से बच्चों को टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। चलिए, सो मिलते हैं यहाँ पर अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।